नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में गरीबी के बारे में बात करेंगे। गरीबी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गरीबी क्या होती है। गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में सीमित जो साधन होते हैं उनका उपयोग कर पाता है, या फिर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर वो व्यक्ति नहीं कर पाए तो वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। अगर अपन बात करें मापन की, गरीबी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो मोस्टली गरीबी का मापन करने के लिए कुछ संगठन हैं, तो उनके नाम मैं आपको बताता हूं। एक तो है नीति आयोग, जिसका नाम पहले था योजना आयोग, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। दूसरा है NSSO, जिसको भी NSO नाम से जाना जाता है, NSO नाम से जाना जाता है। तीसरा अपन ले सकते हैं वर्ल्ड बैंक। मोस्टली ये संगठन हैं जिनके द्वारा गरीबी का मापन करवाया जाता है। नीति आयोग की अगर बात करें तो मोस्टली इसमें कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है, अगर कोई व्यक्ति शहरी है, अगर कोई व्यक्ति शहरी है तो उसको 2100 किलो कैलोरी 2100 कैलोरी पर डे, ठीक है, पर डे उपभोग वो अगर करता है तो वो आदमी गरीब नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है और वो 2400 कैलोरी एनर्जी अगर वो उपभोग करता है तो फिर वो आदमी गरीब नहीं होगा पर डे, ठीक है। ये नीति आयोग कहता है, ठीक है। एनएसओ की बात करें तो एनएसओ को NSSO के नाम से जाना जाता था, पहले जाना जाता था, और इसको 29 मई 2019 से NSO के नाम से जाना जाता है। NSO का मतलब क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये NSO है, ठीक है। आगे चले वर्ल्ड बैंक की। अगर इसमें अपन NSO में आधार की बात करें, क्या आधार इसमें लिया जाता है? इसमें जैसे अपन ने बात की कैलोरी की, इसमें क्या आधार लिया जाता है? NSO में आधार लिया जाता है आपका परिवार उपभोग खर्च। क्या लिया जाता है? या फिर एक परिवार जो है कितना उपभोग करता है एनर्जी का, या कितना खर्च करता है, ऐसे लिया जाता है। या फिर एक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना, प्रतिदिन उपभोग खर्च, ठीक है। क्या लिया जाता है? परिवार उपभोग खर्च लिया जाता है आधार, या फिर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग खर्च इसका आधार लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? NSO के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में अपन को ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना सा याद रख सकते हैं आप। 1.90 यूएसए डॉलर अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है, इतने व्यक्ति अगर वो खर्च कर पाता है एक दिन में, तो वो आदमी गरीब नहीं होगा। कितना? 1.90 यूएसए डॉलर प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति की बात करें, ठीक है। आगे चले, यहां पर अपन ने बात की मुख्य रूप से, क्या बात की अपन ने? संगठनों के बारे में जो गरीबी का मापन करवाते हैं। कौन कौन से संगठन हैं? एक तो नीति आयोग है, एक NSO है, और एक वर्ल्ड बैंक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गरीबी के मापन से संबंधित जो भी समिति आई हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट समिति आई है रथ तथा दांडेकर आयोग या समिति, है ना, आयोग, ठीक है। कब आया ये आया 1971 में, 1971 में। इसकी रिपोर्ट कब आई? 2 साल बाद, 1973 में। रिपोर्ट कब आई इसकी? 1973 में, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट है उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे अपन, है ना। उसके बाद जो समिति आई है अगला, वो आया है YK अलग समिति। YK अलग समिति कब आई? 1977 1977 में। इसकी रिपोर्ट कब आई?
इसकी रिपोर्ट आई है 1979 में आई है। ठीक है, 2 समिति अपन ने देख ली। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरी समिति आई है आपकी डी लक्कड़वाला समिति या आयोग। ठीक है, आयोग बोल देते हैं। कब आया? 1989 में आया। ठीक है, 1989 में आया। ठीक है, इसकी रिपोर्ट कब आई? इसकी रिपोर्ट आई थी भाई 1993 में, 93 में। ठीक है, जिसको कि योजना आयोग के द्वारा खारिज कर दिया गया, इसको आधार नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद स्टार लगा लेना इस पे। चौथे नंबर पे आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति आई कब आई? 2004-5 में। इसकी रिपोर्ट आई है 2008-9 में। 2008-2009 में इसकी रिपोर्ट आई है। ठीक है, अब ये समिति क्या कहती है? सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें, अगर व्यक्ति ग्रामीण है, अगर व्यक्ति शहरी है, दोनों के लिए बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है तो वो, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है और वो 27 रुपये पर डे खर्च कर सकता है तो वो गरीब नहीं होगा, या फिर वो प्रति माह 816 रुपये खर्च कर सकता है तो वो गरीब नहीं होगा, ग्रामीण व्यक्ति। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शहरी है और वो 33 रुपये प्रतिदिन या फिर 1000 रुपये प्रति माह अगर वो खर्च कर सकता है तो फिर वो गरीब नहीं माना जाएगा। और इन आंकड़ों से नीचे अगर कोई खर्च कर पाता है, इन आंकड़ों के बराबर वो सक्षम नहीं है, तो वो आदमी गरीब माना जाएगा। ये है सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, आगे चलते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति की जो 2011-12 की रिपोर्ट है उसके आंकड़े देख लेते हैं। इसके अनुसार भारत में गरीबी, अगर बात करें भारत में गरीबी कितनी थी, वो थी 21.9%। ठीक है, और राजस्थान में अगर गरीबी की बात करें, राजस्थान में गरीबी वो थी इसके अनुसार 14.7%। कितनी थी? 2011-12 की रिपोर्ट किसकी? सुरेश तेंदुलकर समिति की अगर बात करें तो भारत में गरीबी जो है 21.9% और राजस्थान में गरीबी 14.7% थी। ठीक है, उसके बाद इस रिपोर्ट को भी अमान्य कर दिया गया और इसके बाद आई आपकी सी रंगराजन समिति। कौन सी समिति आई? सी रंगराजन समिति। तो अगली समिति है आपकी सी रंगराजन समिति। कब आई है? ये आई भाई 2012 में। कब आई? 2012 में। इसकी रिपोर्ट आई 2014 में। ठीक है, इसने भी वही प्रति व्यक्ति उपभोग का आधार लिया है, प्रतिदिन कितना उपभोग कर सकता है ये आधार लिया है। सभी का आधार यही है लगभग। ठीक है, इससे पहले जो सुरेश तेंदुलकर समिति, उसका भी आधार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना उपभोग कर रहा है यही आधार था। ठीक है, अगर सी रंगराजन समिति 2012, रिपोर्ट 2014। ठीक है, कैलोरी की अगर बात करें इसमें, ये क्या बोलता है? कैलोरी के आधार पर अगर बात करें इसमें तो ग्रामीण और शहरी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है और वो 2155 कैलोरी अगर वो उपभोग कर पाता है पर डे तो फिर वो गरीब नहीं कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति शहरी है और वो 2090 कैलोरी अगर वो उपभोग कर पाता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। ठीक है, 2155 और 2090। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मिटाना होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और इसी समिति ने खर्च के आधार पर अगर बात करें, खर्च के आधार पर इसकी बात करें तो अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है और वो प्रतिदिन 32 रुपये खर्च कर पाता है तो फिर वो गरीब नहीं होगा। या फिर प्रतिमाह अगर वो 972 रुपये अगर वो खर्च कर पाता है और वो ग्रामीण है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शहरी है
अगर कोई व्यक्ति शहरी है और पर डे वो 47 रुपए खर्च कर पाता है, कितने रुपए? 47 रुपए अगर वो खर्च कर पाता है, या प्रति माह 1407 रुपए अगर वो खर्च कर पाता है, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, खर्च के आधार पर अगर देखें, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है तो 32 रुपए का खर्च कर पाता है, या फिर 972 रुपए प्रति माह खर्च कर पाता है, तो गरीब नहीं माना जाएगा। और अगर वो शहरी है और 47 रुपए खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा। ये कौन कहता है? ये कहता है सी रंगराजन समिति। कब आई? 2012 में। ठीक है, रिपोर्ट कब आई? 2014 में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समिति के अनुसार जो भारत में गरीबी है, कितनी बताई गई इस समिति ने? 29.5%। ठीक है, कितनी प्रतिशत गरीबी? भारत में 29.5% गरीबी। और राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में गरीबी बताई है 21.7% गरीबी। ठीक है, ये गरीबी बताई किसने बताई? सी रंगराजन समिति ने। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है समितियां, मेन इंपॉर्टेंट जो सुरेश तेंदुलकर है और ये की सी रंगराजन है। उसके बाद कुछ समितियां और आई, उनको भी हम नाम लिख लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी कब आई। एक आई थी आपकी हासिम समिति। कब आई? ये आई थी 2013 में। हासिम समिति 2013 में आई। ठीक है, ये केवल शहरी के लिए थी, शहरों के लिए थी, शहरों में गरीबी का आकलन करने के लिए थी। उसके बाद आई अरविंद पनगड़िया आयोग। उसके बाद आया अरविंद पनगड़िया आयोग, और ये आया 2015-16 में, 15-16 में। ठीक है, और इसमें केवल आपको ये याद रखना 2015-16 में आया, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई टास्क फोर्स गरीबी। ये किस पर आधारित है? टास्क फोर्स गरीबी पर आधारित है। टास्क फोर्स गरीबी पर आधारित, ये आपको केवल ध्यान रखना है। मुख्यतः इसमें ये ध्यान रखना है, पनगड़िया आयोग कब? 15-16 में। ठीक है, हासिम समिति 2013 में। ठीक है, शहरों से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अपन, मैं थोड़ा जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूं, जल्दी चलने का, ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, गरीबी के प्रकार के बारे में बातें करते हैं। गरीबी के प्रकार। ठीक है, गरीबी को समय के आधार पर अगर देखें, और दूसरा अपन देखेंगे गणना प्रक्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? गणना प्रक्रिया के आधार पर इसको देखेंगे। समय के आधार पर देखें तो एक होती है दीर्घकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन गरीबी। ठीक है, उसके बाद होती है अल्पकालीन गरीबी। ठीक है, उसके बाद अपन कह सकते हैं गैर निर्धन, जो कि गरीब नहीं है, इनमें बांटा गया है। ठीक है, और गणना प्रक्रिया के आधार पर देखें तो हो जाएगी सापेक्ष गरीबी, और दूसरी हो जाएगी निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। प्रकार समय के आधार पर दीर्घकालीन, अल्पकालीन और गैर निर्धन। दीर्घकालीन गरीबी ऐसी गरीबी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और उसमें बहुत कम संभावना है कि वो गरीबी दूर हो जाए, मतलब गरीबी रेखा से ज्यादा ही नीचे है वो। ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी दीर्घकालीन गरीबी, मतलब लंबे समय तक चलने वाली गरीबी, दीर्घकालीन गरीबी। इसका अगर ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा हो सकता है, ये जैसे पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है। अब जैसे वो आदमी यहां तक की अर्निंग कर पा रहा है, यहां तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएगा या पहुंच भी नहीं पाएगा। ठीक है, अल्पकालीन गरीबी की बात करें, ये पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, कभी तो वो आदमी गरीब हो जाता है, कभी अमीर हो जाता है, ऐसे वो चलता रहता है, तो ये हो जाती है अल्पकालीन गरीबी। जैसे कोई भी सीजन आया तो उसके पास व्यवसाय हो जाता है, उसको काम मिल जाता है, तो वो उसकी गरीबी दूर हो जाती है अल्पकाल के लिए, और वापिस से उसके वो अल्पकाल के लिए गरीब हो जाता है। और वो आदमी होते हैं जो कि ये गरीबी रेखा है और इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मतलब वो गरीब नहीं होते हैं। ठीक है, सापेक्ष गरीबी की बात करें, सापेक्ष गरीबी होती है एक दूसरे की तुलनात्मक गरीबी। ठीक है,
मतलब किसी भी समुदाय जहां पर आप रह रहे हो या किसी से भी तुलना करके अगर अपन गरीबी की तुलना निकाले, देखे गरीबी का आकलन करें, तो वो होती है सापेक्ष गरीबी। जैसे कि एक आदमी के पास कार है और एक आदमी के पास कार नहीं है, ठीक है, उसके पास बाइक है, ठीक है, ऐसा अपन एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो कार वाला आदमी है, बाइक वाला आदमी जो है वो गरीब माना जाएगा, किसकी तुलना में? कार वाले आदमी की तुलना में। ये होती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी ऐसी गरीबी जिसमें किसी भी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं की जाती है, केवल उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, मतलब वो अपना काम चला ले, खाना पीना हो जाए, उसकी वो एनर्जी ले सके, खान पान कर सके, तो ऐसी गरीबी निरपेक्ष गरीबी होती है, ठीक है। जैसे कि अपन ने अभी जितनी भी गरीबियां देखी है, जितने भी आयोग देखे हैं, वो किस पर आधारित थी? वो थी निरपेक्ष गरीबी पर आधारित। ये सापेक्ष गरीबी नहीं थी। सापेक्ष गरीबी जो है, जो विकसित देश है उनमें ये इसका उपयोग किया जाता है। अपने इंडिया में, जो भारत में, निरपेक्ष गरीबी का उपयोग किया जाता है गरीबी के आकलन करने के लिए। मतलब गरीबी का आकलन करने के लिए अपन किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करते हैं, अपन केवल ये देखते हैं कि भाई इसके पास इतना खर्चा है नहीं है या नहीं भी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं गरीबी के कारण। अब गरीबी के कारण तो सिंपल है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं गरीबी के कारण, फिर भी मैं आपको कुछ कारण बताने की कोशिश करूंगा कि कारण, ठीक है, गरीबी के कारण, ठीक है। एक कारण माना जाता है, एक सामाजिक कारण हो सकते हैं, ठीक है, और आर्थिक कारण, ठीक है। थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको। सामाजिक कारण क्या होते हैं? जो भी समाज में परंपरा चल रही है पहले से, उनकी वजह से जो व्यक्ति गरीब होते जा रहे हैं कि भाई ऐसा तो करना ही पड़ेगा, जैसे शादी में जो भी वस्त्र लाने हैं वो लाने ही पड़ेंगे, दहेज देना ही पड़ेगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे? सामाजिक कारण। इनकी वजह से कोई भी गरीब आदमी लगातार गरीब होता जा रहा है, तो ये तो हो जाएंगे सामाजिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें, ठीक है, आर्थिक कारण ये हो जाएगा, जैसे कोई आदमी गरीब है तो वो अपने बिजनेस में जो भी वो काम करता है उसमें उसके पास लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है, तो उसका उत्पादन भी कम होता है, और उत्पादन कम होता है तो वो गरीब का गरीब ही बना रहता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके पास उत्पादन भी क्या होता है? कम। तो ये हो जाएगा आर्थिक कारण, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं लोरेंज वक्र पर। लोरेंज वक्र, ठीक है। लोरेंज वक्र किसके लिए है? ये दिखाता है सापेक्ष गरीबी को। किसको दिखाता है? सापेक्ष गरीबी को ये शो करता है, ठीक है। किस प्रकार का होता है ये वक्र? इस प्रकार से होता है। यहां पर अपन लेते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम का बंटवारा, है ना। आई अपन लेते हैं यहां पर, और यहां पर अपन लेते हैं जनसंख्या, मतलब सभी आयों का जनसंख्या में बांटना, ठीक है, अलग अलग जनसंख्याओं में बांटना टोटल आय को, ठीक है। इस प्रकार से हम लेते हैं, जैसे 10% आय, 20%, 30%, ऐसे, है ना, ये चलती जाएगी जनसंख्या, जैसे कि 10%, 20%, 30%, ऐसे ही जनसंख्या चलती जाएगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि भाई जैसे ये वक्र क्या कहता है कि जो है आय है और जनसंख्या का जो वितरण है उसमें ये समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो समानता अगर होगी तो जैसे जैसे जनसंख्या होगी वैसे वैसे इनकी आय भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर 30% जनसंख्या है तो उनकी आय भी 30% के आसपास ही होनी चाहिए था ना, पर ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? तो इस प्रकार से इसमें असमानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है, और इसी असमानता को लोरेंज वक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोरेंज वक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चले, ये लोरेंज वक्र हो जाएगा आपका। आगे अपन बात करेंगे गिन्नी गुणांक, ठीक है। गिन्नी गुणांक का मान होता है, जो लोरेंज वक्र है उसको गणितीय रूप में दिखाने के लिए, लोरेंज वक्र को गणितीय रूप में दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग
किया जाता है। इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका मान होता है 0 से 1 तक होता है। ठीक है, 0 यहाँ पर पूर्ण समानता को दर्शाता है और ये 1 इसको असमानता को दर्शाता है, पूर्ण असमानता को दर्शाता है। 1 तो पूर्ण असमानता को, 0 पूर्ण समानता को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, ये गिनती गुणांक हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा गरीबी से रिलेटेड टॉपिक। हमने समराइज करके इसको पढ़ा है, मेन पॉइंट इसके देखे हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में विस्तार से हमने नहीं देखा है। मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ, पर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सभी देख लिए हैं। ठीक है, अगर आप इससे पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट की संख्या ज़्यादा हुई तो हम इन पर पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा और जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय।